हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं सेबी एक्ट ऑफ 1992 की सीरीज़। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है और आपको वो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सेबी एक्ट के लिए मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मेरे चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं तीनों वीडियोस। और ये जो वीडियो मैंने स्टार्ट की है, ये मैं जो सेबी का लीगल ग्रेड 1 ऑफ लीगल ऑफिसर के लिए जो हो रहा है ना एग्ज़ाम 28 फेब, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो जो है हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है 11C तक कंप्लीट कर दिया था, चैप्टर 4A भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज सेक्शन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 12 जो है हमें बता रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड सब ट्रांसफर एजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो कैसे होता है ये, चलिए देखते हैं। नो स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, share transfer agent, banker to an issue, trustee of trust deed, registrar of an issue, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment advisor, and such other intermediary who may be associated with securities market shall buy, sell, or deal in security except under and in accordance with the condition of a certificate of registration obtained from the board इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि क्या बोल रहा है, कोई भी जो सब ब्रोकर होता है या स्टॉक ब्रोकर होता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट होता है, बैंकर टू एन इशू होता है, ट्रस्टी ट्रस्ट डीड का होता है, रजिस्ट्रार ऑफ एन इशू होता है, या मर्चेंट बैंकर या अंडर राइटर या पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सारे या कोई अदर इंटरमीडिएट जो होते हैं ना, जो एसोसिएटेड किससे होते हैं, सिक्योरिटी मार्केट से एसोसिएटेड होते हैं, वो खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और डील कर सकते हैं किसमें, सिक्योरिटीज में। एक्सेप्ट, ये सब क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं सिक्योरिटी में, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा ना, उसमें जो कंडीशन मेंशन की होगी उसके अकॉर्डिंग ही बाय सेल या डील कर सकते हैं ये सिक्योरिटी में। ये सारे लोग जिसका ऊपर में मेंशन किया गया है उसके कंडीशन से वो अबाइड है, ठीक है। और वो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो ऑब्टेन की जाती है बोर्ड से। ये एक्ट के अंदर जो बोर्ड इस्टेब्लिश होती है ना सेबी की, उस बोर्ड से ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जा सकता है, और वो उसी हिसाब से देगी वो बोर्ड जो भी रेगुलेशंस में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसका प्रोवाइजो भी साथ में अटैच है, जो बोल रहा है कि पर्सन जो बाय कर रहा है या सेल कर रहा है सिक्योरिटी या डील कर रहा है सिक्योरिटी में, ठीक है, या वो स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, शेयर ट्रांसफर एजेंट है, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी टू द ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और कोई अदर इंटरमीडियरी है जो एसोसिएटेड किससे, सिक्योरिटी मार्केट से, ठीक है। और वो कब एसोसिएटेड है, इस बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट से पहले से एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट से, जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ये एक्ट नहीं था, ठीक है। तो वो कंटिन्यू कर सकता है कितने टाइम तक, 3 महीने के टाइम तक, ठीक है। 3 महीने के टाइम तक ये कंटिन्यू कर सकता है, जब से ये एक्ट जो है अप्लीकेबल हो गया और वो जो बोर्ड है वो इस्टेब्लिश हो गया। यानी कि 3 महीने का एक्सटेंशन पीरियड दिया गया है यहाँ पे। इसमें जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो है ये टाइम पीरियड ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बोर्ड के इस्टेब्लिशमेंट के 3 महीने ऑलरेडी ख़त्म हो गए। तो अब ये प्रोविज़न जो है ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है इसका प्रोवाइजो, ठीक है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट था ना, वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, कि ये लोग जो भी है ना इंटरमीडियरीज जो हैं, स्पेसिफिकली जो इंटरमीडियरीज के नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं, ये सारे स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये सारे जो इंटरमीडियरी हैं ना, इन लोगों को सिक्योरिटी में सेल, बाय या डील करने का इजाज़त तो होता है, बट ये तभी कर सकते हैं जब इनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो और वो उस कंडीशन से अबाइड होंगे जो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है। ये है सेक्शन नंबर 12। इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना ही था, ठीक है। अब जो है
इसमें कुछ थोड़ी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ रखा है, देखिए। अब एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी इन सच मैनर एज ऑन पेमेंट ऑफ सच फी, यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा फीस का, तभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर जो थर्ड क्लॉज है ये इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड जो है बाय ऑर्डर सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को, जो भी वो डिटरमाइन करेगा उस मैनर में, रेगुलेशंस में जो दिया है उस हिसाब से दिया जाएगा, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दी जाएगी एक बार कैंसिल करने से पहले, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन मेंशन थी, बस इतना इंपॉर्टेंट था उसमें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5A। ये बताता है प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी और कंट्रोल। इन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर 5A बता रहा है, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, ठीक है। तो 12A जो है ना, इसमें सबसे पहले बता रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेशन, डिसेप्टिव डिवाइस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी और कंट्रोल में क्या मेंशन है। तो नो पर्सन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो है ना, चाहे वो डायरेक्टली हो या वो इनडायरेक्टली हो, वो क्या नहीं कर सकता, वो यूज नहीं कर सकता या एम्प्लॉय नहीं कर सकता है कनेक्शन विद द इशू, यानी कि जो इशू करते हैं ना, उसके इशू करते हैं या परचेस करते हैं या सेल करते हैं कोई सिक्योरिटी जो लिस्टेड है या लिस्टेड होने वाली है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, या कुछ मैनिपुलेटिव एक्ट करते हैं, डिसेप्टिव एक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि इस एक्ट के प्रोविजन के कंट्रावेंशन में है या रूल्स या रेगुलेशन के कॉन्ट्रावेंशन में है। तो कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है, एम्प्लॉय नहीं कर सकता है इन कनेक्शन विथ किसके, इशू के, परचेज सेल, सिक्योरिटी नहीं, सेल परचेज नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता है सिक्योरिटीज़ का, और कैसे सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है या लिस्टेड होने वाले रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, और जो कि इस एक्ट के या रूल्स के या रेगुलेशन के को कंट्रावीन कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है कोई भी पर्सन, ठीक है। फिर दूसरा, ये बेसिकली ऐसे पर्पसेस, ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा है ना 12A, जो कि आपको सिक्योरिटी मार्केट में नहीं करनी है, तो वही सब मेंशन है, ABCDE ये सारे मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। बी में जो बता रहा है कि कोई भी पर्सन जो है ना एम्प्लॉय नहीं कर सकता कोई डिवाइस, स्कीम या आर्टिफिस टू डिफ्रॉड करने के लिए कुछ ऐसी डिवाइस एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, ताकि किस चीज़ में डिफ्रॉड करे, इन कनेक्शन विद द इशू और डीलिंग विद सिक्योरिटी में जब डील करते हैं ना, उसमें कुछ फ्रॉड करने के लिए कोई डिवाइस जो है, तो वो सब भी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, नहीं कर सकता। थर्ड, नहीं कर सकता कोई ऐसे एक्ट नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोर्स ऑफ बिजनेस जो ऑपरेट करता है और विच वुड ऑपरेट एज फ्रॉड या डिसीव, ठीक है, किसी पर्सन पे जो कि डील कर रहा है इससे इशू में या सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी इशू में, ठीक है। वैसे ही सिक्योरिटी जो लिस्टेड है या लिस्टेड होने वाली है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, और जो इस एक्ट के या रेगुलेशंस के या रूल के कॉन्ट्राविन में है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। फिर डी में क्या बोल रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग में भी इंगेज नहीं हो सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ कि जो जैसे कि कोई कंपनी का अंदर का पर्सन है जिसको इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में जो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्क्लोज करके, अगर वो डिस्क्लोज करके किसी अदर पर्सन को बेनिफिट पहुंचाता है और उसके कारण वो कुछ फीस ले सकता है, तो ऐसे कुछ जो होते हैं ना एक्ट, ये सारी इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। फिर ई में क्या बोल रहा है, वो डील नहीं कर सकता है सिक्योरिटी में जो कि वाइल इन पोजीशन ऑफ द मटेरियल और नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया, जो कि उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें वो पब्लिक में नहीं ला सकता है, किसी को नहीं बता सकता है, जिसको बताने की उसको अथॉरिटी नहीं है। फिर एफ में बोल रहा है कि वो एक्वायर नहीं कर सकता है कंट्रोल किसी कंपनी का या किसी सिक्योरिटी का, ठीक है, उससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इक्विटी का या शेयर कैपिटल का किसी कंपनी में जो लिस्ट है या लिस्ट होने वाली है, जो इस एक्ट के प्रोविज़न को कॉन्ट्राविन करे, यानी कि जितना परमिशिबल जो है आपको परसेंटेज इक्विटी का, कैपिटल का, शेयर का, वो उतना ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव एक्ट कहलाती है, ठीक है। तो ये है हमारा 12A, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको जो है ना हमारे ऐड किया गया था 2002 के अमेंडमेंट से। आप देख सकते हैं कि ये कब ऐड हुआ है, 2002 के अमेंडमेंट से, ठीक है, 2002 के अमेंडमेंट से।
अब जो है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 13 और इसके साथ नया चैप्टर भी स्टार्ट होता है जो है चैप्टर 6। ये हमें बात कर रहा है फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट के बारे में। यहाँ हम डील करेंगे फाइनेंस से, अकाउंट से एंड ऑडिट से, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रांट कौन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बना के कुछ अप्रोप्रिएट करेगी इस बिहाफ में, तो क्या करेगा, मेक टू द बोर्ड ग्रांट सच सम ऑफ मनी एज द गवर्नमेंट थिंक्स फिट फॉर द यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको इस एक्ट के पर्पस से कुछ मनी दे सकती है ताकि वो इस एक्ट के पर्पस को के फुलफिलमेंट के लिए यूटिलाइज कर सके। तो कौन देगी ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14, ये फंड के बारे में बता रहा है। तो देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूटेड अ फंड टू बी कॉल्ड एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड एंड देयर शैल बी क्रेडिटेड देयर टू ऑल ग्रांट फी चार्जेस रिसीव्ड बाय द बोर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी कि जितने भी फंड जो रिसीव होंगे ना इस एक्ट के अंदर, ये इस फंड में रखा जाएगा जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड। इसमें क्रेडिट किया जाएगा सारे फंड, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ग्रांट में, फीस में, चार्जेस में, जो भी बोर्ड रिसीव करेगा या कोई भी सम जो बोर्ड रिसीव करेगा किसी भी अदर सोर्स से, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। फिर सेकेंड क्लॉज जो है सबसेक्शन 2 ये बता रहा है द फंड शैल बी अप्लाइड फॉर मीटिंग। ये जो फंड है ना वो मीटिंग के लिए भी अप्लाई हो सकता है। और वो किस चीज़ की मीटिंग के लिए अप्लाई होगा, यानी कि जो सैलरीज होती है, अलाउंसेस होते हैं या अदर रेम्यूनरेशन जो होंगे ना मेंबर्स के, ऑफिसर्स के, एम्प्लॉय की, जो बोर्ड के ये लोग होते हैं, इन लोगों के सैलरी अलाउंसेस में भी यूज हो सकता है ये फंड। फिर एक्सपेंसेस जो भी बोर्ड के होंगे जब वो फंक्शन डिस्चार्ज करेगा 13 वाला, तो वो उसके लिए भी यूज हो सकता है ये फंड। फिर जो है एक्सपेंसेस ऑन ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में जो ऑब्जेक्ट या पर्पस दिया ना उसके भी फुलफिलमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी जो है उसके लिए भी ये फंड को यूज किया जा सकता है। अब आता है सेक्शन नंबर 15 जो कि अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि बोर्ड जो है ना वो मेंटेन करेगा प्रॉपर अकाउंट और अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड, जो भी एनुअल स्टेटमेंट में मेंशन है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका फॉर्म प्रिस्क्राइब करती है, तो वो सारा मेंटेन करेगा बोर्ड, ठीक है। और वो किससे कंसल्ट करेगा ये अकाउंट और ऑडिट के लिए, ये जो है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG जो होते हैं ना, उससे ये कंसल्ट करेगा बोर्ड एंड देन ये ऑडिट एंड अकाउंट को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो ये बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। CAG का कंसल्टेशन लगता है और सेक्शन नंबर 15 में मेंशन है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6A जो कि पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो 15A जो है हमारा सेक्शन, ये क्या बात करता है, पेनल्टी फॉर फेल्योर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न ETC। अगर आपने इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किया, रिटर्न नहीं दिया, तो फिर क्या पेनल्टी लगेगी। तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर, रूल के अंदर या रेगुलेशन के अंदर जिसको फर्निश करना था कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट या रिटर्न या रिपोर्ट, किसको, बोर्ड को, और वो फेल हो जाता है फर्निश करने से, तो क्या होगा, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वो पेनल्टी कितना होगा, 1 लाख रुपए तक, और जो एक्सटेंड कर सकता है 1 लाख हर एक दिन, ईच डे ड्यूरिंग सच फेल्योर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़। यानी कि अगर आपने फेल्योर किया, आप फेल हो जाते हो इन्फॉर्मेशन फर्निश करने में, रिटर्न फर्निश करने में, तो आप पे पेनल्टी कितनी लगाई जा सकती है, 1 लाख to 1 करोड़, ठीक है। ये जो है आपका रेंज है 1 लाख to 1 करोड़ रुपीस, ठीक है। 1 लाख अच्छे से लिख देती हूँ मैं, 1 लाख to 1 करोड़। और जो है 1 लाख जो है मिनिमम है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख ईच डे, ठीक है, ईच डे तक एक्सटेंड हो सकता है और मैक्सिमम 1 करोड़ तक जाएगा। तो ये था क्लॉज A में। फिर दूसरे में क्या बोल रहा है, टू फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयर टू इन द रेगुलेशन, फेल्स टू फाइल रिटर्न और फर्निश द सेम विद इन time specified in the regulation shall be liable to a penalty which shall not be less than 1 lakh, which may extend to 1 lakh each day and maximum to 1 crore,
ठीक है। अगर आप रिटर्न फाइल करने से फेल हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन देने से फेल हो जाते हो, बुक्स जो मेंटेन करना पड़ता है या अदर डॉक्यूमेंट जो है जिस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आपको मेंशन करना है, आप फेल हो जाते हो ये सब करने के लिए फर्नेस, तो फिर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए और ईच डे भी 1 लाख लिया जा सकता है। अगर आपको मेंटेन करना है बुक ऑफ अकाउंट और आप उसमें फेल हो जा रहे हो तो भी आपकी पेनल्टी जो है सेम है, 1 लाख रुपीज टू 1 लाख एक्सटेंड टू ईच डे एंड मैक्सिमम टू 1 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन नंबर 15B। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बिकॉज आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि आप मल्टीपल रिवाइज कर सके बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बता रहा है पेनल्टी फॉर फेल्योर बाय एनी पर्सन टू इंटर इनटू एग्रीमेंट विथ क्लाइंट। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है वो फेल हो जाता है, किस लिए फेल हो जाता है, उसको इंटर करना था अग्रीमेंट में क्लाइंट के साथ, उसमें उसने फेल हो गया। जैसे कोई पर्सन है जो रजिस्टर्ड है एज ए इंटरमीडियरी, ठीक है, और इस एक्ट के अंदर या रूल्स के अंदर या रेगुलेशन के अंदर, ठीक है, उसको एक अग्रीमेंट में इंटर करना था क्लाइंट के साथ, लेकिन वो फेल हो जाता है उस अग्रीमेंट में इंटर करने के लिए, तो फिर उसको कितनी पेनल्टी लगेगी, 1 लाख रुपीज टू 1 करोड़ और विच में एक्सटेंड टू 1 लाख ईच डे। देखिए यहाँ तक पेनल्टी आपको बिल्कुल सेम है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 1 लाख टू 1 लाख फॉर ईच डे एंड मैक्सिमम टू 1 करोड़। ठीक है, फिर आता है हमारा पेनल्टी फॉर फेल्योर टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस। अगर आपने इन्वेस्टर के ग्रीवियंस जो है, उनके जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं किए, तो उसमें पेनल्टी कितनी लगेगी। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या कोई पर्सन है जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के तौर पे, ठीक है, उसको कॉल किया जाता है बोर्ड के द्वारा राइटिंग से, ठीक है, ताकि वो क्या करे, वो रिड्रेस करे जितने भी ग्रीवियंसेस हैं इन्वेस्टर्स के, और वो फेल हो जाता है ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, जिस टाइम में बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है कि इतने टाइम में तुम्हें करना है, वो फेल हो जाता है, तो फिर पेनल्टी कितनी है, 1 लाख रुपीज टू 1 करोड़, और वो एक्सटेंड कितने कर सकती है, 1 लाख ईच डे। सेम पेनल्टी, देखिए आपके लिए कितना आसान हो जा रहा है, पेनल्टी सब में सेम है। 15D में क्या है, पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के केस में आपने डिफॉल्ट किया है, ठीक है, तो फिर डायरेक्ट देखते हैं पेनल्टी कितनी है। पेनल्टी सेम 1 लाख टू 1 करोड़। ठीक है, फिर जो है आपका नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका पेनल्टी फॉर फेल्योर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑब्जर्व नहीं किया या फेल हो गया है, तो भी पेनल्टी जो है आपकी बिल्कुल सेम है, 1 लाख टू 1 करोड़। ये दिमाग में बैठा लीजिए, कितना इजी कर दिया है आपके लिए पेनल्टी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 1 लाख ईच डे, और मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1 करोड़। ठीक है, सब में सेम पेनल्टी, अब तक तो सेम है। देखिए 15F में क्या बोल रहा है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर जो है वो डिफॉल्ट करता है, तो फिर कितनी पेनल्टी लगेगी, 1 लाख, और a penalty which shall not be less than 1 lakh but which may extend for which the contract note is required to by the broker। यानी कि 1 लाख तो है ही, उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है, अगर वो फेल हो गया डिलीवर करने के लिए कोई सिक्योरिटी या पेमेंट मेक करने के लिए, तो फिर इसमें वही है 1 लाख टू 1 करोड़। एंड जो थर्ड वन है वो बोल रहा है चार्ज जो लगता है ना, कोई ब्रोकरेज का अमाउंट या विच इज़ इन एक्सेस ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट, मतलब वो ब्रोकरेज अमाउंट जितना था डिसाइडेड उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो भी 1 लाख रुपीज़ उसको लगेगी। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जो मैक्सिमम अमाउंट है ना, ये 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। यानी कि इसमें जो ये याद रखिएगा आप, 1 लाख टू मैक्सिमम क्या है, 5 टाइम्स जो ब्रोकरेज का अमाउंट लिया है ना, उसका 5 टाइम जो है पेनल्टी लगेगी, ब्रोकरेज अमाउंट जो उन्होंने लिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 15F में थोड़े पेनल्टी जो है चेंजेस है, तो ये आने के चांसेस है। फिर 15G जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पेनल्टी बोल रही है। अब ये एक बार पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई इनसाइडर है हु ईदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन डील इन सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टिंग ऑन एनी stock exchange on the basis of unpublished price sensitive information or communicates any unpublished price sensitive information to any person without
his request for such with or without his request for such information except as required in ordinary course of business under the any law. Or third, counsels or produce for any person to deal with any security of any body corporate on the basis of unpublished price sensitive information shall be liable for penalty. एंड पेनल्टी क्या है इसमें जो है मिनिमम पेनल्टी जो है यहाँ बढ़ा दी गई है. इनसाइडर ट्रेडिंग एक ग्रेव ऑफेंस है, इसलिए मिनिमम जो है आपकी पनिशमेंट है 10 लाख रुपीज और जो एक्सटेंड कर सकती है 25 करोड़. देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है, पेनल्टी आप देख सकते हैं. और 525 करोड़ और भी यहाँ मेंशन है कि 3 टाइम्स जो है ना आपने जितनी प्रॉफिट बनाई है उसका 3 टाइम, इनसाइडर ट्रेडिंग करके आपने जितनी प्रॉफिट बनाई ना उसका 3 टाइम. अब इनसाइडर ट्रेडिंग का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था और इसमें भी मेंशन है 15G में, जो कि बता रहा है कोई इनसाइडर है, कोई अंदर का आदमी है, उसने कोई जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई जो है अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दी या किसी पर्सन को दे दी जिसको उस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा के वो कुछ अपनी बेनिफिट ले सकता है और उस इन्फॉर्मेशन के बदले जो है ये पर्सन उससे चार्ज करता है. तो जितना भी पर्सन चार्ज किया उसका 3 टाइम्स या मैक्स इसकी जो पेनल्टी है 10 लाख टू 25 करोड़. इनसाइडर ट्रेडिंग का 15G याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है. और इसके पेनल्टी भी अलग है. अब 15H है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर. अब आपने एक्वायर कर लिया शेयर या टेक ओवर कर ली कंपनी या एंटिटी और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आपकी पेनल्टी क्या है. इसके लिए भी पेनल्टी 10 लाख है और मैक्सिमम कितनी है 25. देखिए ये सारी चीज अभी जो है ना एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड. तो इसकी जो है आपकी पेनल्टी जो है 10 लाख से लेके 25 करोड़ और 3 टाइम्स जितनी भी प्रॉफिट मेड की है, ठीक है. ये भी सेम है जो इनसाइडर ट्रेडिंग का है 3H का. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर और टेक ओवर का भी सेम है, ठीक है. अब नेक्स्ट है HA. अगर आप इन्वॉल्व हो फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में तो फिर आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी 5 लाख रुपए और जो एक्सटेंड करता है 25 करोड़ रुपए और 3 टाइम्स टू द प्रॉफिट में. अब यहाँ देखिएगा मिनिमम क्राइटेरिया में थोड़ा चेंजेस है जो कि बता रहा है 5 लाख से लेके 25 करोड़ और 3 टाइम्स, ठीक है. 3 टाइम्स फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में अगर आप इन्वॉल्व हो तो 5 लाख टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स टू प्रॉफिट मेड, ठीक है. HA और ये HA जो है ना आपका 2002 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ठीक है. अब HB जो है पेनल्टी किस लिए बता रहा है कॉन्ट्रावेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड. अब जहाँ कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं, देखिए ये रेसिड्यूरी सेक्शन है, अगर कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं प्रोवाइड की गई है तो HB में आप कवर होगे. और कितनी पेनल्टी है 1 लाख और विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़, पुराना वाला हमारा, ठीक है 1 करोड़ ये पेनल्टी है. HB की रेसिड्यूरी सेक्शन है. अब पावर टू एडजुडिकेट ये हमें बता रहा है 15I में. एडजुडिकेशन का पावर जो है 15I में बता रहा है, यानी कि इन सारे सेक्शन के पर्पज से ABCDEFGH HA और HB के पर्पज से बोर्ड क्या करेगी, बोर्ड अपॉइंट करेगी किसी ऑफिसर का जो डिवीजन चीफ टू एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से नीचे का नहीं होगा. और उसको क्यों होल्ड अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो इंक्वायरी होल्ड करे किसी प्रिस्क्राइब मैनर में जो भी यहाँ पे मेंशन है, और उसको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा, ठीक है. इंक्वायरी कराया जाएगा क्योंकि पेनल्टी लगाने से पहले हमें इंक्वायरी करानी पड़ेगी. तो इंक्वायरी करेगा कौन पर्सन करेगा, डिवीजन चीफ टू एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है तो क्या आएगा, डिवीजन चीफ टू एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो इंक्वायरी होल्ड करेगा और उसको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, ठीक है. और जब भी वो इंक्वायरी होल्ड करेगा तो सम्मन करने का पावर है, उसका अटेंडेंस बुला सकता है जो भी सिविल कोड का एक पावर है, ठीक है. उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को बोल सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है इंक्वायरी करते टाइम में, ठीक है. फिर बोर्ड जो है उसको बुला सकता है, एग्जामिन भी कर सकता है, उसका रिकॉर्ड कर सकता है जो भी वो बोलेगा प्रोसीडिंग्स के अंदर, ठीक है. और जो है ये सारी चीज़ें जो है उसको पावर है, किसको है, ये जो डिवीज़न चीफ टू एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है इनको है, ठीक है. और
इसमें यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो करना ज़रूरी है। विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए कोई भी डिसीजन मेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल बी एप्लीकेबल आफ्टर एन एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 months। 3 month के एक्सपायरी के बाद कुछ भी इस पे जो है एप्लीकेबल नहीं होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और डिस्पोजल ऑफ द अपील अंडर 15T विचएवर इज अर्लियर। जो भी पहले होगा उसको 3 month या डिस्पोजल ऑफ अपील से जो भी पहले है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन में सब सेक्शन में कुछ भी हो, नथिंग जो भी हो वो एप्लीकेबल नहीं होगा 3 महीने के एक्सपायरी के बाद या कोई भी डेट जो 50 मतलब अपील के डिस्पोजल जो 15T में मेंशन है उसमें से जो भी पहले होगा वो डेट मेंशन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अब जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है ना वो क्या क्या फैक्टर अपने ध्यान में रखेगा 15I के पर्पज से, तो वो क्या क्या चीज़ें देखेगा द अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज वॉट एवर क्वान्टिफिएबल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट, कितना जो है उसको अनफेयर गेन या अनफेयर एडवांटेज मिला है। फिर जो कितना जो है अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है जो कि इन्वेस्टर को हुआ है या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को हुआ है डिफॉल्ट के कारण। फिर जो है रिपीटेटिव नेचर जो है डिफ़ॉल्ट का, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखेगा और उसके बाद ही जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है अपना फैसला लेगा 15I में। ठीक है, इंक्वायरी का क्या क्या कितने उसको एडवांटेज मिले हैं, कितना लॉस हुआ है, रिपीटेटिव नेचर क्या उसने पहले भी ऐसे एक्ट किए हैं क्या, तो ये सारी चीज़ें 15J में दे रखी है कि वो ध्यान रखेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। फिर 15JA जो है ये बता रहा है क्रेडिटिंग सम रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टी टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितनी भी फंड सम्स जो रियलाइज की जाएंगी ना पेनल्टी के रूप में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रख दी जाएंगी। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स JB में दिया 15J में क्या बताया गया कि सेटलमेंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग्स का। बस हेडिंग याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 6A जिसमें कि पेनल्टी के बारे में बोला था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि पेनल्टी आपको याद रखनी है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि जिसमें पेनल्टी थोड़े चेंजेस है। जैसे कि 15G इंपॉर्टेंट था आपके इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, 15H भी इंपॉर्टेंट था डिस्क्लोजर जो करते नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन वाला। तो ये सारी पेनल्टी जिसमें पेनल्टी डिफरेंट है। और मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन अगर आपको याद नहीं आ रहा तो 1 लाख to 1 करोड़ तो है ही। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन में पेनल्टी, तो ये आप याद रखिएगा। और इस लेक्चर को अगर आप 3-4 टाइम्स देख लेते हैं ना तो आपके दिमाग में वैसे ही फिट हो जाएंगी बातें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और मैं आपके लिए फर्दर दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी वीडियोस लाऊं या नहीं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा कि आगे के वीडियोस लेकर आने में। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, चाहे जो भी आपके कमेंट हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वे ऑफ टीचिंग थोड़ी चेंज करूँ या सब्जेक्ट्स जो है आप कोई और चाहते हैं मैं स्टार्ट करूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। प्लस मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं सारे जो भी वीडियोज़ आते हैं मैं उसमें डालती हूँ। बहुत टाइम नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप मिस कर सकते हैं, तो वहाँ सारे वीडियोज़ की लिंक जाती है। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं शेयर करती हूँ। कोई नोटिफिकेशन आती है, रिज़ल्ट आता है और भी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मैं उस ग्रुप में जो है डालती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो बिल्कुल उसको ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बेनिफिट है, कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़, वीडियोस, टेलीग्राम ग्रुप। तो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और स्टे कनेक्टेड। सो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड। आई एम साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।